हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो रफली रफली 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। पर हमें मार्केट कैप से ज्यादा फोकस करना है ग्रोथ पे कि कंपनी में ग्रोथ कितना आ रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ग्रोथ ही मैटर करता है। अब आपका चाहे पी 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, कितना ग्रोथ आएगा उसी के हिसाब से हम वैल्यूएशन निकाल पाएंगे कि हम इसके लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं या ये एक अच्छा वैल्यू बाय है हमारे लिए। तो देखो, एक और चीज समझते हैं, कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। ये कंपनी है एफएमसीजी प्रोडक्ट के रिटेलिंग में। तो और भी ज्यादा सेक्युलर ग्रोथ है यहाँ पर। हमें कोई बहुत ज्यादा सीजनैलिटी देखने को नहीं मिलती कि भाई हमारा Q1 में कोई बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, इसकी वजह से सेल कम हो गया, या Q1 में बहुत अच्छा सेल आ गया क्योंकि लोगों ने गर्मी में ज्यादा शॉपिंग कर ली। इस तरीके की कोई हमें बहुत ज्यादा सीजनैलिटी देखने को मिलती नहीं है। यहाँ पर आपको चारों क्वार्टर में लगभग लगभग बराबर सा ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं इनका Q2 में किस तरीके का रिजल्ट रहा। और जब भी आपके पास कोई भी ऐसा कंपनी आती है जिसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25% के आसपास का ही शेयर होता है रेवेन्यू का चारों क्वार्टर में, मतलब चारों क्वार्टर में बराबर बराबर का ही सेल होता है, तो उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर आप सपोज कोई गाड़ी वाली कंपनी देख रहे हो तो गाड़ी वाली कंपनी का Q2 का रिजल्ट काफी खराब रहेगा। Q2 में भाई वो श्राद्ध का महीना आ जाएगा, इसलिए सेल कम रहेगा। और फिर वो लोग बाग थोड़ा सा अपने जो परचेज है उसको डिफर करके एक फेस्टिवल सीजन में गाड़ी खरीदना चाहेंगे, तो वहां पर सीजनैलिटी फैक्टर आ जाता है। अगर आप कोई एसी कूलिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को देख रहे हो तो उनके लिए क्वार्टर 1 सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहता है। Q2 उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग सीजनैलिटी फैक्टर होता है। बट जो कंपनी दाल चावल बेच रही है, आटा बेच रही है, उसके लिए कोई सीजनैलिटी फैक्टर नहीं है। आदमी पूरा पूरा का पूरा साल चारों क्वार्टर सेम अमाउंट में रोटी खाएगा, सेम अमाउंट में सब्जी खाएगा। तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा सीजनैलिटी फैक्टर होता नहीं है। हाँ भाई, ये हो गया कि भाई दिवाली पे उसने थोड़ी ज्यादा खरीदी कर ली, दिवाली पे 2 किलो आटे के बजाय 4 किलो आटा खरीद लिया, वो एक अलग चीज है। बट यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ खास रिजल्ट आया ही नहीं है कंपनी का, मतलब खास क्या, बहुत खराब रिजल्ट आया कंपनी का। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के रेवेन्यू से ही, तो कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला 14% का ओवर वाई वाई लेवल। एंड रेवेन्यू वर फ्लैट ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल, बल्कि थोड़ा सा डिप ही कर गया। 17-18 करोड़ के आसपास का डिप ही आ गया था रेवेन्यूज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगर हम पैट की बात करें तो पैट बढ़ा इनका रफली 8% से ओवर वाई वाई लेवल। एंड पैट का डी ग्रोथ था 8% का ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो बहुत ही खराब रिजल्ट, मतलब आपका कुछ कुछ बात बनी ही नहीं ना। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिला, आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और आपका रेवेन्यू ग्रोथ भी उतना ज्यादा था ही नहीं। अब ये एक कंपनी एक टाइम पे ये 30-35% पे ग्रो किया करता था, तब इसको बेस का भी फायदा मिलता था कि भैया उस टाइम आपका बेस छोटा था। बट हमें तो मतलब नहीं है ना। हमें तो अभी भी आज भी ग्रोथ से मतलब है। अब आपका बेस बड़ा हो गया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एज अ शेयर होल्डर मैं तो ग्रोथ ही ढूंढ रहा हूँ। तो अगर आप इस बेस पे मेरे को 25-30% के आसपास का ग्रोथ दोगे तभी मेरे लिए बात बनेगी। अगर आपको वही 13-14% के आसपास का ग्रोथ देना है तो उसके लिए तो मेरे पास इससे बेहतर और बहुत सारी कंपनी पड़ी है। अगर हम रिटेलिंग स्पेस में देखें तो हमने Q1 में 3-4 बहुत बेहतरीन कंपनी पड़ी थी जिनका जबरदस्त रेट ऑफ ग्रोथ था। अगर मैं बात करूं जैसे रिटेलिंग स्पेस में ट्रेंड था, ट्रेंड का अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो 60% 70% के आसपास का वो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ करता था, और 130-140% के आसपास का पार्ट ग्रोथ कर रहा था। ऐसे ही हम बात करें B2 रिटेल की, B2 रिटेल भी रिटेलिंग कंपनी है। वो भी अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा था भाई 50-60% के आसपास, और उसका पार्ट बढ़ रहा था भाई 170-180% के आसपास। तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डी मार्ट, और ये है रिटेलिंग वाली सेगमेंट में। तो आपकी ग्रोथ नहीं आ रही है, वो आपकी गलती है एज अ शेयर होल्डर। मेरी गलती नहीं है, मेरे पास 50 और ऑप्शन है ढूंढने के, तो हमें इसको इसी तरीके से लेना चाहिए। अब चलो आगे चल के थोड़ा सा हम सेगमेंटेशन समझ लेते हैं और बिजनेस मॉडल भी समझ लेते हैं। अगर हम रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाएं तो 56% आता है हमारा एफएमसीजी वाले सेगमेंट से, मतलब ये दाल चावल फूड प्रोडक्ट स्पेस के जो भी इनका रेवेन्यू आता है वो 56% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। 20% आता है हमारा पर्सनल केयर होम केयर, कि भाई आपने कोई टॉयलेटरीज बेच दी, आपने कोई शेविंग किट वगैरह बेच दिया, ये सारी चीजों से 20% के आसपास का हमारा रेवेन्यू आता है। तो अब आप देखो 76% तो यहीं से आ गया। और ये है एकदम ही लो मार्जिन बिजनेस की। अब आप एक चीज समझो ना, आप किसी सपोज एमडीएस के मसाले में आप कितना पैसा बना लोगे, आप उस पर 1% 2% के आसपास का मार्जिन बनाते हो। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हम सस्ता माल बेच रहे हैं तो आप हमारे स्टोर में आ जाओ। इनका मेन अपसेल क्या है, इनका मेन कमाई कहाँ से हो रही है, वो हो रही है अपैरल वाले स्पेस से। देखो, अगर मैं बात करूं इनकी मर्चेंडाइज और अपैरल वाला सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है 23% के आसपास, और ये है हाई मार्जिन प्रोडक्ट।
तो अगर कोई कस्टमर इनके स्टोर में घुसता है तो ये चाहते क्या है कि वो आए देखे कि यार इनके स्टोर में बहुत सस्ता सामान मिलता है। तो इनके स्टोर में जाओ और फिर वो उनको अपना मर्चेंडाइज और अपैरल वाला जो स्पेस है उस पे प्रोडक्ट्स अपसेल कर दें कि आप आए तो दाल चावल लेने थे बट आप 4 कपड़े भी लेके जा रहे हो। तो दाल चावल पे ये लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे बट वो कपड़े पे बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे, बहुत अच्छा मार्जिन बना लेंगे। तो अगर आपको कभी भी देखना है कि डीमार्ट की स्थिति किस तरफ जा रही है, क्या सुधर रही है नहीं सुधर रही है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज ट्रैक करनी है कि इनका अपैरल वाला स्पेस किस स्पेस पे बढ़ रहा है और इसका 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 जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यू है वो किस पेस पे बढ़ रहा है, ये चीज हमें देखना है। तो वो हाल फिलहाल तो कुछ अच्छा हो नहीं रहा। पिछले क्वार्टर में जरूर थोड़ा सा हमें सुधार देखने को मिला था बट ये क्वार्टर फिर भी खराब गया। अब ये क्वार्टर में आप खराब होने का रीजन ये जरूर बोल सकते हो कि भाई उस श्राद्ध का महीना था, श्राद्ध के महीने में नए कपड़े वपड़े नहीं खरीदे जाते हैं तो उस वजह से सेल थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई होगी। बट यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, सारा का सारा उसी को ब्लेम कर देना तो गलत रहेगा हमारे लिए, ये चीज समझनी पड़ेगी। अब इनका थोड़ा सा स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में चलते हैं कि भाई यहाँ पर स्टोर खोला तो इसके आसपास की लोकेलिटी में फिर एक स्टोर खोलेंगे, फिर उसके आसपास की लोकेलिटी में फिर एक स्टोर खोलेंगे। तो इसी मॉडल से ये लोग चलते हैं। तो देख लेते हैं कितने स्टोर इन्होंने खोले। इन्होंने इस क्वार्टर में खोले 6 स्टोर्स और पूरे H1 में मतलब Q1 प्लस Q2 मिला के इन्होंने 12 स्टोर खोल चुके हैं और पूरे साल का इनका गाइडेंस भी 24-25 स्टोर के आसपास का ही था। तो गाइडेंस पे डिलीवर कर रहे हैं बट आप समझो कि कितना गाइडेंस था और गाइडेंस कितना ओवरऑल परसेंटेज स्टोर्स का कितना था। अगर मैं बात करूं ये 6 स्टोर ऐड करने के बाद इनके पास टोटल नंबर ऑफ स्टोर पहुंच गए 377। अब अगर हम हटा दे, चलो 12 स्टोर हटा देते हैं तो इनका FY24 पे इन्होंने क्लोज किया था 365 स्टोर के साथ। अगर 365 स्टोर पे अगर ये 24 नए स्टोर ऐड कर भी देंगे तो इस 7-8% के आसपास का स्टोर एडिशन हुआ। तो 7-8% के आसपास का आपका स्टोर एक्सपेंशन है तो कुछ खास कर नहीं रहे हो आप। वहीं अगर मैं दूसरी रिटेलिंग कंपनी का एग्जांपल लूं, चलो हम ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेंड अपना जूडियो के स्टोर को 50-60% सीएजीआर से एक्सपैंड कर रहा है। आप उसका पेस ऑफ ग्रोथ देखो, यहाँ पेस ऑफ ग्रोथ देखो, क्योंकि पैसा तो तभी बनेगा जब कंपनी में सेल्स ग्रोथ आएगा, जब ग्रोथ आएगा कंपनी में तभी पैसा बनने वाला है। तो अगर आप अपना नेटवर्क एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, आप अपनी स्टोरी एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा शेयर होल्डर के लिए पैसा कैसा बना के दोगे, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो अगर 7-8% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपका भी वो भी 7-8% के आसपास का ही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 14-15%, 16% के आसपास का ही ग्रोथ कर सकते हो, उससे ज्यादा ग्रोथ आप कर नहीं सकते। और अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, वहां पर भी हमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली। पहले इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नंबर आया करता था करीबन 9-9.5% के आसपास का, जो गिर के इस बार रह गया 5.5% के आसपास का, 5.5% के आसपास का रह गया। तो एक खराब चीज है। इसका मतलब क्या है, जो आपने एग्जिस्टिंग स्टोर खोल दिए हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आ नहीं रही। उसमें पहले अगर 100 कस्टमर आ रहा था तो अब 100 का 102 कस्टमर ही आ रहा है, वो 110 कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा। क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी रिटेलिंग कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। क्या कर रहे हैं कि जो हमने स्टोर खोल दिए उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर उसमें 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है और मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ बाय 30%, तो मेरा ओवरऑल ग्रोथ आ गया 60%। यही आपका जूडियो भी कर रहा है, यही आपका V2 रिटेल भी कर रहा है, उनका यही बिजनेस मॉडल है कि हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है 25-26% के आसपास से, हम 30% के आसपास अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम 50-60% के आसपास पे बढ़ रहे हैं। अब ये अपना सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेके आ रहे हैं 5-5.5% के आसपास का। अगर मैं नॉर्मलाइज भी करूं तो पिछले आप 4-5 क्वार्टर का एवरेज देखोगे तो 7% के आसपास का इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है और जो नया स्टोर एक्सपेंशन रेट है वो भी 7% के आसपास का ही है। तो ये डायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं कि हम 14-15% से ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएंगे। यही इनके लिए प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। अब ये हो सकता है दिवाली वाले क्वार्टर में बहुत अच्छा कर जाएं कि भाई ठीक है Q3 में आप बहुत अच्छा कर गए क्योंकि आपका अपैरल वाला स्पेस थोड़ा सा चल गया, तो उस वजह से आपको थोड़े से मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल गया और आपका पैट में थोड़ी सी बढ़ोतरी आ गई। बट कोई कोई बहुत अच्छा साइन होगा नहीं अगर उसको ये आगे कंटिन्यू कर पाए कि भाई Q4 में भी आपका रिजल्ट अच्छा आया, फिर अगले Q1 में भी आया, फिर अगले Q2 में भी आया। हमें कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। एक नहीं तो ये एक क्वार्टर का स्टॉक रह जाएगा कि मतलब इनका Q3 बहुत अच्छा रहता है, दिवाली वाला क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है, उसके अलावा बाकी 3 क्वार्टर ये काम खराब ही करते हैं। तो ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम इनके थोड़े से और मैट्रिक देखें तो इनका जो नंबर ऑफ बिल्स है ना कि भाई कितने लोग आए, कितने बिल जनरेट हुए इस क्वार्टर में, वो भी गिर गए ऑन क्वार्टर लेवल। तो ये काम चीजें खराब ही खराब दिख रही है। अब आप इसमें कुछ भी कह लो कि भाई ये ऑनलाइन मार्केट की वजह से हो रहा है कि ये जो सेप्टो ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट आया है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी आ रहा है, हमें एंड ऑफ द डे ये पता चल रहा है कि भाई कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही। अब उसका प्रॉब्लम खोज के हमें सिर्फ इतना ही फाइंड आउट कर पाना है
क्या ये कुछ स्ट्रक्चरली बिजनेस में कुछ चेंज आ रहा है कि जैसे ये जो क्विक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये स्ट्रक्चरली चेंज आ रहा है कि भाई अगर सब लोगों को ऑनलाइन की आदत लगेगी तो लोग बाग डीमार्ट के पास नहीं जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ये पूरा स्ट्रक्चरली बिजनेस चेंज हो रहा है। अगर कोई ऐसा वन ऑफ इवेंट होता कि भाई चलो इस क्वार्टर में रह गया या 2 क्वार्टर में भी रह जाएगा, उसके तीसरे क्वार्टर से हमें वापस ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, तो हम उसको फिर भी डिस्काउंट किया जा सकता था। बट ये एक ऐसी चीज है जो शिफ्ट होना ही होना है। अब इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने अपना एक डीमार्ट रेडी का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। अब डीमार्ट रेडी क्या चीज है? डीमार्ट रेडी में ये क्या करते हैं, ये लोग भी वही क्विक कॉमर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट ये इतना क्विक नहीं है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। ये डायरेक्ट जोमेटो और स्विगी इंस्टामार्ट या जेप्टो को कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो, जोमेटो स्विगी इंस्टामार्ट जेप्टो क्या कर रहे हैं कि हम आपको 10 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट डिलीवरी देंगे। डीमार्ट रेडी क्या कहता है कि आपको अगले दिन तक हम अब आपका सामान पहुंचा देंगे, या हम आपको सेम डे डिलीवरी कर देंगे कि भाई आप सुबह ऑर्डर दे दो, आपके घर पे शाम तक पहुंच जाएगा, या आप शाम को दे दो, आपके घर पे अगले दिन ऑर्डर पहुंच जाएगा। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, बट ये है कि डीमार्ट ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपना बिठा रहा है। अगर उसके बारे में बात करें तो इनकी FY24 में 22 सिटीज में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, जो बढ़ के अब 24 सिटीज के आसपास हो गई। और यहाँ पर 22% का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला हमें ये डीमार्ट रेडी वाले सेगमेंट में। तो एक चीज हमें समझ के ये चलना है कि भाई ये सेगमेंट तो बहुत अच्छी पेस पे ग्रो कर रहा है, बट इससे हमें ये चीज देखनी है कि ओवरऑल रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन लेके नहीं आ रहा। तो अगर ये सेगमेंट 40% से भी ग्रो करेगा और ओवरऑल रेवेन्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेके आएगा, ओवरऑल रेवेन्यू अगर वही 10, 12, 13% से बढ़ेंगे, तो हमें शेयर होल्डर की वैल्यू बनती हुई देखने को मिलेगी नहीं, प्राइस अप्रिसिएशन देखते हुए होने को मिलेगा नहीं। तो ये चीज हमें समझ के चलना है। अब चलिए, अब अगर हम फाइनली हम बात कर लें कंपनी के वैल्यूएशन पे, तो कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है 112 के पीई पे। तो अगर एक कंपनी 112 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, देखो प्रॉब्लम 112 का पीई नहीं है, प्रॉब्लम है ग्रोथ। अगर आपका 112 का पीई है और आप 50% का ग्रोथ लेके आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। बट आप 112 के वैल्यूएशन पे बैठे हो, 112 पीई के वैल्यूएशन पे बैठे हो, और आप सिर्फ 13% का ग्रोथ लेके आ रहे हो, ये है प्रॉब्लम। भाई 13% का तो इंडिया का अगर हम इन्फ्लेशन से जीडीपी ग्रोथ को ऐड करते हैं तो वो ही बन जाता है। तो ये तो हमारा स्टॉक मार्केट का रिटर्न हो गया, तो निफ्टी 50 का रिटर्न हो गया। निफ्टी 50 हम अज्यूम करते हैं 13-14% के आसपास हमें रिटर्न देगा, कि भाई 7-7.5% के आसपास का हमारा ग्रोथ आ गया इन जीडीपी, और 7% के आसपास का, 6, 6.5, 7% के आसपास का हमारा इन्फ्लेशन आ गया। तो ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। इसलिए ये कंपनी हम मतलब एक्सॉर्बिडेंटली ओवर वैल्यूड वाली कैटेगरी में डालेंगे कि आप ग्रोथ भी नहीं लेके आ रहे हो और आपका वैल्यूएशन बहुत महंगा है। एफएमसीजी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा होता है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा है। अनलेस एंड अनटिल इसमें ग्रोथ ही नहीं आती, यहाँ पर काम खराब ही होगा। तो चलिए अभी के लेते हैं, रखते हैं। थैंक यू।